जय हिंद दोस्तों, हम CISF की एनालिसिस कर रहे हैं। रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच के बारे में बता दूं तो ये कंप्लीट PYQ की हमारी सीरीज़ है। इसके अलावा इसमें हमने NCERTs और स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर करा है। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम PYQs को टॉपिक वाइज कवर करते हैं। ये सारे एग्जाम्स यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मेथड है वो क्या है, तो वीडियोज़ रहती हैं, PDF रहती हैं, क्विज़ेस वगैरह रहती हैं। यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अलावा हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। काफ़ी सारे सवाल थे और अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, आप जानते हो मेथड क्या है, वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। तो इसमें पहले कह रहे हैं कि किस तरह के फॉरेस्ट में एक टोसोकी ग्रास देखने को मिलता है। पहला कह रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस, दूसरा ट्रॉपिकल थॉर्न, तीसरा मोन्टेन, चौथा लिटोरल। तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया भी है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उन एरियाज में अकर करते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम, और इनमें वैरायटी ऑफ ग्रासेस और श्रब्स देखने को मिलते हैं। साउथ वेस्ट पंजाब का कुछ सेमी एरिड एरियाज, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इन फॉरेस्ट में जो प्लांट हैं वो लीफलेस होते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते हैं साल के ज़्यादातर हिस्सों में, और इससे एक अस्क्रब वेजिटेशन देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ क्या है, तो आप समझ सकते हो जो कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं जैसे बबूल, बेर, है ना, इन सब में कांटे होते हैं। डेट पाम, खैर हो गए, नीम, नीम में नहीं होता बट स्टिल जो मेथड है वो ये है कि बारिश कम में भी ये पेड़ आ जाते हैं। खेजड़ी हो गया, है ना, पलास वगैरह। और टोसोकी ग्रास जो है ये भी 2 मीटर की हाइट तक ग्रो होता है एज द अंडर ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे टोसोकी ग्रास जो है वो थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ये टोसोकी ग्रास की इमेज है, आप इमेज देख सकते हो, है ना। तो ये जो है वो थॉर्न फॉरेस्ट में यूजुअली देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। तो हम थॉर्न फॉरेस्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरेबल वेस्टलैंड की डेफिनेशन पूछी है इन्होंने। पहला कह रहे हैं वो ज़मीन जो 5 साल से ज़्यादा तक अनकल्टिवेटेड यानी बिना उसमें कोई खेती हुए रह जाए। दूसरा ये कि 1 साल से कम रहे अनकल्टिवेटेड। तीसरा ये कि पास्ट 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई हो उस ज़मीन को। चौथा ये कि वो ज़मीन जिसमें बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री वगैरह बनाया जाता है। तो NDA में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम भी हमने एनालिसिस करी थी। इसमें उन्होंने पूछा था कि एक कल्टिवेबल लैंड जिसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया 1 साल से ज़्यादा तक, लेकिन लेस देन 5 ईयर यानी 5 साल से कम तक, तो उस तरह की ज़मीन को हम क्या कहेंगे। आप समझ रहे हो, कोई ज़मीन है उसे 1 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम, यानी 1 से 5 साल के बीच हो रहा है। मान लो 3 साल हो रहा है उस ज़मीन को बिना खेती किए हुए, ठीक है। तो वैसा कह रहे हैं आपसे, तो उस ज़मीन को हम क्या कहेंगे। तो इसके बाद फिर आप देखो CDS में ही पूछा गया था कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, सेम तरह का सवाल है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। फिर हमने NDA की एनालिसिस करी थी यूट्यूब पे 2024 में ही, 2024 वाले पेपर की। ये भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसमें इन्होंने पूछा था कि कोई भी ज़मीन जो फैलो यानी वही बिना खेती किए अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई है 5 साल से ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना। तो उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था जो CDS वाला है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने जो NCERT है क्लास 12th की, है ना, ये उसी की स्लाइड है, मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगाई है। तो इसमें मैंने आपको एक एक बातें लिख लिख के यहाँ पे समझाई थी। तो देखो क्या होता है, क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी में बताया इन्होंने बैरन वेस्टलैंड के बारे में कि वो ज़मीन जिसे आप वेस्टलैंड के रूप में क्लासीफाई करते हो, जैसे बैरन हिली टेरेन हो गए, है ना, डेजर्ट लैंड, रेवाइन वगैरह, ये नॉर्मली कैन नॉट बी बॉट अंडर कल्टीवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आप उसके थ्रू कल्टीवेशन में उसे नहीं ला सकते हो, वो बैरन और वेस्टलैंड कहलाती हैं, ठीक है। बैरन और वेस्टलैंड क्या है, जैसे डेजर्ट लैंड हो गए, रेवाइन, रेवाइन मतलब जो बिल्कुल घाटियाँ इस तरह से हो गई जिनमें खेती करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ। उसके आप देखो एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो मोस्ट ऑफ द जो टाइप लैंड है वो विलेज के पंचायत या गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं, और ऐसे जो ज़मीनें हैं वो परमानेंट पेस्चर के अंदर है। और ग्रेजिंग लैंड है यानी समझ आ रहा है कि चरवाहा वहाँ पे जो जीव हैं, जो पेस्चर्स हैं, उनको ग्रेजिंग करने के लिए उन लैंड को दिया जाता है। और केवल स्मॉल प्रोपोर्शन ही इस ज़मीन का प्राइवेटली ओन्ड होता है, और ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर आता है जब ये पंचायत के द्वारा ओन होता है। तो इसका देखो एरिया अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रोस, यानी इसमें क्या है, वो ज़मीनें हैं जिनमें ऑर्कार्ड है, फ्रूट ट्रीज वगैरह हैं, वो जो ज़मीनें हैं वो कहलाते हैं मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स, है ना। और ज़्यादातर ये ज़मीनें प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, इसमें लोग फल वगैरह लगा करके उनकी खेती करते हैं।
अब देखो कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, तो कोई भी जमीन जो 5 साल से ज़्यादा छोड़ दी गई है ना, जिसमें 5 साल से ज़्यादा खेती नहीं की जा रही है, वो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाता है। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब समझ गए ना, मोर देन 5 ईयर। फिर देखो करंट, नाम समझो करंट फेलो। तो करंट फेलो क्या है, 1 साल से भी कम हुआ है, यानी वो अक्सर ही खेती की जा रही है 1 साल से भी कम, मान लो 6 महीने हुआ है बिना उसमें खेती किए, तो करंट फेलो के अंदर आता है। नाम से समझ आ रहा है कि उनमें खेती की जा रही है, इसलिए करंट फेलो। फेलोइंग क्या होती है, एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट, तो मतलब जमीनों को थोड़ा आराम देने के लिए फेलोइंग एक मेथड यूज किया जाता है। आपको ही पता होगा, खेती अगर किसी जमीन में की जाती है तो तुरंत ही उसमें खेती नहीं की जाती दोबारा, कुछ महीने का वेट करना पड़ता है, डिपेंड करता है आपको कौन सी फसल लगानी है। ठीक है, तो वो करंट फेलो है। और ये जो लैंड है ये वापस अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। देन देखो फेलो अदर देन करंट फेलो, मतलब करंट फेलो ये नहीं है बट फेलो ही है, नाम समझ रहे हो। करंट फेलो अगर होता तो 1 साल से कम टाइम ही हुआ है उस पर खेती किए हुए, बट फेलो अदर देन करंट फेलो का मतलब है कि 1 से 5 साल के बीच है ना। देखो मैंने लिख के समझाया था आपको, लेस देन 1 ईयर है तो करंट फेलो होगा, 1 से 5 साल तक के बीच में उनमें खेती की गई है तो वो फेलो अदर देन करंट फेलो कहलाएगा। फेलो अदर देन करंट फेलो का मतलब क्या है, मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन 5 साल से कम हो रहा है, तो वो कहलाता है फेलो अदर देन करंट फेलो। अगर ये कल्टिवेटेड रह जाए मोर देन 5 ईयर तो ये कहलाया कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा ही है, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है ना, 5 साल से ज़्यादा जिनमें खेती नहीं की गई है तो वो कहलाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 5 साल से ज़्यादा अगर है तो वो होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब ये देखो नेट एरिया सोन, तो फिजिकल एक्सटेंट क्या है लैंड का जिनमें क्रॉप को उगाया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, हम नेट सोन एरिया कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया। ये फिर से बहुत ब्रीफ में समझाता हूँ। देखो 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर खेती नहीं हुई है तो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाएगा। अगर 1 साल से कम हुई है, 1 साल से कम के बीच में खेती हुई है तो वो होगा करंट फेलो। ठीक है, और अगर 1 से 5 साल के बीच ही उनमें खेती हुई है, मान लो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए खेती किए हुए, तो उसे हम कहेंगे फेलो अदर देन करंट फेलो। ठीक है, और अगर 5 साल से ज़्यादा हमने देख ही लिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाएगा। तो बस यही कैटेगरीज हैं और इसके बेस पे आप इन्हें आंसर कर सकते हो। देखो कह रहे हैं मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, तो क्या होगा, फेलो अदर देन करंट फेलो। उसके ये देखो कोई भी जमीन जो फेलो छोड़ दी गई मोर देन 5 ईयर तो क्या होगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड। फिर आप ये देखो कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है, तो 5 साल से ज़्यादा है ना, तो फेलो इन लास्ट 4 नहीं, 4 वाले हिसाब किताब नहीं है, 1 और 2 भी नहीं है। लेफ्ट फेलो फॉर लेस देन 1 ये भी गलत, फेलो फॉर मोर देन 5, तो आंसर हम डी के साथ जाएंगे। लेस देन 1 ईयर वाला क्या होगा, ये होगा करंट फेलो, करंट फेलो होगा, है ना। फिर ये देखो कल्चर, हाँ डी है इसका आंसर। उसके बाद ये वाला सवाल देखो अभी जो पूछा गया है ना, जिसके लिए हमने इतनी चीज़ें समझी, ये क्वेश्चन भी देख लो पहले फिर उस पर आते हैं। लेस देन 5 ईयर, मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, तो क्या होगा, फेलो अदर देन करंट फेलो। फिर ये देखो कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो 5 साल से ज़्यादा होगा ना कल्चरेबल वेस्टलैंड वाला, तो यहाँ पे कह रहे हैं मोर देन 5 ईयर, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आई गेस ये वाला जो सवाल है और ये वाला जो सवाल है, CDS वाला और जूम करता हूँ मैं, CDS वाला और CISF वाला बिल्कुल सेम है, तो रिपीट कर लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर लिए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। फिर मैंने आपको हिस्ट्री भी थोड़ी रिवाइज करवा दी थी कि अकबर के टाइम पे भी जमीनों का क्लासिफिकेशन किया जाता था, CAPF में पूछा गया है, पोलाज, पर्वती, छाछर, बंजर। तो देखो इसमें क्या कहानी है, थोड़ा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। देखो पोलाज क्या होता है, जिसमें आप हर साल उसमें खेती कर रहे हो तो वो पोलाज जमीन कहलाएगी। उसका देखो परोती, तो परोती या परती कहते हैं, अगर आप गांव वाले एरिया से तो ये टर्म बहुत यूज होता है, परती ज़मीन कहते हैं ना, जिनमें खेती नहीं की जा रही है, तो ये लेफ्ट आउट है ऑफ कल्टिवेशन फॉर अ टाइम दैट इट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ, यानी वापस वो रीगेन कर ले। फिर छाछर होता है, छाछर मतलब 3 या 4 साल के लिए ज़मीन को छोड़ दिया गया है, 3 या 4 साल के लिए जो ज़मीन है वो फैलो रह गई है। उसके बाद बंजर होता है, तो बंजर ज़मीन का मतलब क्या है, वो बिल्कुल ही छोड़ दी गई है, उनमें खेती ही नहीं की जा रही, हम कहते हैं ना कि ज़मीन बंजर हो गई, तो 5 साल से ज़्यादा के लिए वो अनकल्टिवेटेड रह गई है, तो वो होती है बंजर। तो पोलाज, परती, छाछर, बंजर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए फिशरीज से जुड़ा हुआ है। पहला कह रहा है इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। दूसरा फिशरीज इज कंसिडर्ड एज अ सनराइज सेक्टर। तीसरा इंडिया इज द लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये वाली बात जो गलत है, इंडिया लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर, बट सबसे लार्जेस्ट जो वो इक्वाडोर है, तो इस हिसाब से जो तीसरा है वो गलत है।
तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन है, और दूसरा फिशरीज को सनराइज सेक्टर कहते हैं। और क्योंकि इनमें बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और न्यूट्रिशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इस वजह से जो फिशरीज का सेक्टर है उसे हम सनराइज सेक्टर के रूप में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप के बारे में बेहद शानदार सवाल है ये, और कई बार पहले भी लक्षद्वीप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्या कह रहे हैं, लक्षद्वीप जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, एक आर्कीपेलेगो है जिनमें कोरल आइलैंड और रीफ से ये मिलकर बना है। दूसरा ये कि जो लक्षद्वीप है इसमें 36 आइलैंड है, जिसमें से 6 में ही लोग रहते हैं, ओनली 6 आर इनहेबिटेड। तीसरा कह रहे हैं जो मेन ऑक्यूपेशन है इनहेबिटेंट्स का वो फिशरीज है, कोकोनट कल्टीवेशन है और कोयर ट्विस्टिंग है, ठीक है। चौथा कह रहे हैं जो लक्षद्वीप कोकोनट है इसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में ब्रांड किया जाता है। तो ये 4 हमारे स्टेटमेंट्स हैं। कोयर ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब रॉ कोकोनट हस्क को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना फ्लेक्सिबल रॉप में, आपको पता ही होगा कि जो कोकोनट के जो रेसे होते हैं ना उनसे रस्सी बनाई जाती है ना, तो उसे हम कोयर कहते हैं। तो कोयर ट्विस्टिंग में भी ये मेन ऑक्यूपेशन है। देखो यहाँ पे अगर आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो फैक्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो ये दिख रहा है। अगर आप ही क्वेश्चन बनाओगे तो आप इससे ज़्यादा मॉल्ट करके बदल सकते हो। अब ये ऑक्यूपेशन में आप क्या ही लिख दोगे, बहुत कुछ बदलने को नहीं है, इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग अलग तरह के ऑक्यूपेशन भी करते हैं, है ना। तो ये तो कभी भी गलत नहीं होगा, ऐसे स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होते। फिर ये कह रहे हैं ब्रांडेड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में। अब कोकोनट के लिए ही फेमस है, तो कोकोनट तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग की जाएगी उनकी, है ना। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट्स गलत नहीं होते हैं। फिर आप ये तो जानते हो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, तो अगर यहाँ पे 1, 3, 4 आप समझ लो ना कि ये सही है, आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है सेकंड के बारे में, तो भी आप देखो तो इकलौता ऑप्शन यही है जिसमें 1, 3, 4 है, तो हम सी के साथ जाएंगे। सेकंड क्यों गलत है, इन्होंने कहा 36 आइलैंड, यहाँ तक बात सही है, बट 6 नहीं 10 में लोग रहते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो 10 जो है वो इनहेबिटेड है। बाकी एनसीईआरटी वगैरह में ये दिया होता है कि 36 आइलैंड से मिलकर बना है, सारे ही आइलैंड में लोग नहीं रहते हैं, बट 10 में अप्रॉक्स रहते हैं। अगला सवाल देखिए, कोपेन क्लाइमेटिक टाइप और रीजन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ, अगर आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं तो अब आप इसे पढ़िए और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो कोपेन पे मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए थे ना, कोपेन क्लासिफिकेशन पे, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एंड बहुत सारी चीज़ें हमने समझी थी मैप के थ्रू, और मैंने आपको ट्रिक से रटवा दिया था। अगर आपको याद हो तो BWSW यानी बहुत वार्म है वेस्ट, तो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें याद करी थी। फिर अरुण ने KFC, तो वो वाला DFC जो हमने याद करा था, बहुत सारी चीज़ें हमने याद करी थी इस तरह से, और बहुत ही शानदार फीडबैक मुझे मिला था। और अभी तक भी मैसेज आते हैं, वो आई गेस 3 साल पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और उसमें स्टूडेंट्स यही कहते हैं सर आज भी कोपेन पे सवाल आता है, तो सिर्फ 15 मिनट वाली आपकी 15-20 मिनट वाली वीडियो से हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। खैर अभी इस पे बात करते हैं हम, तो देखो थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कोपेन क्लासिफिकेशन को। तो AMW क्या है, मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, जो कि हमें गोवा में देखने को मिलेगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, है ना, साउथ ऑफ गोवा। फिर AS जो है मानसून विद ड्राई समर है, जो कोरोमंडल कोस्ट में है। फिर AW ट्रॉपिकल सवाना है, और BWSW सेमी एरिड स्टेपी है ना, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात में या वेस्टर्न राजस्थान में, पंजाब वगैरह में देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये जो कह रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, सिंपली पूछ रहे हैं सॉल्ट ड्राई सीजन, सवाना, सेमी एरिड कहाँ पे देखने को मिलेगा, और मॉनसून टाइप विद ड्राई सीजन। मैंने आपको ये कहा था आप इसे ऐसे नहीं बल्कि मैप के थ्रू याद करोगे तो ज़्यादा इजीली याद होगा। जैसे ये जो CWG है ना, हर एग्जाम में इन्होंने पूछा है कि किस एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में CWG है कोड, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, ठीक है। तो मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर भी अगर आप ये सोच पाओ ना, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर जो कि नॉर्थ इंडिया का कोड है, नॉर्थ इंडिया का, तो इस हिसाब से आप देखो तो मोस्ट पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। और ये आप देख लो किस एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये हर एग्जाम में पूछा गया ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, है ना। फिर और भी एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम, ये देखो ग्रेट प्लेन के बारे में। तो इस तरह से हर एग्जाम में ऑलमोस्ट यही इन्होंने पूछा है। तो अगर हम D को 1 के साथ मैच करें तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं, बस हमें अब 2 चेक करना है। तो सेमी एरिड, ट्रॉपिकल सवाना, मॉनसून टाइप विद ड्राई सीजन, इसमें से कोई एक भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो अगर हम ये देखें, अगर हम यहाँ पे ये देखें ट्रॉपिकल सवाना, तो इसका कोड क्या है AW। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों जो A वाला कोड है, A लेटर वाला जो कोड है, वो साउथ इंडिया में मेजरली देखने को मिलेगा, वहाँ से भी हमारा एलिमिनेशन बहुत ईजिली लग जाता है और बहुत सारे सवाल हम कर लेते थे, है ना। और इस हिसाब से अगर आप देखो तो जो ट्रॉपिकल सवाना है, यही वाला है ना, हाँ, ट्रॉपिकल सवाना वाला जो पार्ट है वो कौन सा, मोस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, वेस्टर्न कोस्टल है,
रीजन या रेन शेडो एरिया वेस्टर्न घाट का। तो हमने अभी पढ़ा कि जो ट्रॉपिकल सवाना है वो कौन सा रीजन है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। और ये कैसे याद होगा, मैप से, है ना। और भी चीज़ें हमने एसोसिएट करी थी, फिर उसके बाद तो बहुत याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बट अभी आप देख लो ट्रॉपिकल सवाना। मैं आप जरूर रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को देखो, कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, यूट्यूब पे आप सर्च करो बाय फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ऐसे। तो B2 के साथ मैच होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही है ना, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। और बाकी चेक कर लेते हैं। तो मॉनसून टाइप विद ड्राई सीजन क्या होगा, वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ साउथ ऑफ मुंबई, ठीक है। तो ए जाएगा 3 के साथ। और ट्रॉपिकल सवाना जो हमने देखा, मोस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सेमी एरिड स्टेपी जो है वो रेन शेडो एरिया वेस्टर्न घाट का। और जो मॉनसून टाइप है विद ड्राई विंटर, ये कौन सा है, गंगा प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट। तो आपको बताना है कि किस देश के साथ हमारी सबसे लंबी बाउंड्री बनती है इंटरनेशनल। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर होगा, करीब 4096 किलोमीटर के आसपास की बॉर्डर है हमारी, जो लॉन्गेस्ट है ना। उसके बाद आप देखो तो बाकी दूसरे देश देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंटेन पीक और लोकेशन दिए गए हैं, आपको मैच करना है। सैडल पीक, माउंट डियावालो, माउंट कोयोब और माउंट थुलियर। तो ये कौन सा अंडमान के साथ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये वाली बात भी जो है हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और पहले भी पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है सीडीएस में। ऐसे और भी सवाल पूछे गए हैं, माउंट थुलियर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन से अंडमान में है ना, पूछा गया है ऑलरेडी सीडीएस में। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ लो तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ना। तो इसमें इन्होंने कहा कौन सा माउंटेन नहीं है अंडमान एंड निकोबार का। तो यहाँ पे जो माउंट थुलियर है सैडल पेक भी है, माउंट दियावोलो भी है, बट लोहत्से पीक नहीं है, ठीक है। लोहत्से पीक यहाँ पे नहीं है। तो लोहत्से पीक जो है वो 4th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, जो 8000ers है ना, उनमें ये शामिल है। करीब 8500 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और ये माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा के बाद अपनी हाईएस्ट पोजीशन रखता है। तो ये नहीं है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट। और ये जो तिब्बत वाला जो रीजन है उनके आसपास देखने को मिलता है, जो खुम्बू रीजन है नेपाल का। बाकी देखो सैडल पीक, थुलियोर और डियावलो, ये तो है हमारे अंडमान का पार्ट। देखो याद कैसे करोगे, ये पूछ लेते हैं आपसे कि आपको बताना है सैडल पीक जो वो किस पार्ट में है, नॉर्थ अंडमान में, माउंट में, मिडल में या साउथ अंडमान में। तो इतना कैसे याद रखोगे ना, 4 हैं एक्चुअली। सैडल पीक है, डियावलो है और कोयोब है और थुलियर है, 4 हैं। तो इसकी ट्रिक जो है वो सा दिया क्यों थुलियर गई, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। सा दिया से आप कैसे याद रखोगे, देखो सा से हो गया सैडल पीक, दिया से हो गया डियावलो, क्यू से हो गया कोयोब और ये हो गया थुलियर। बस अब आप इसे रेस्पेक्टिव अरेंज कर लो। तो जो सास है वो, यानी जो सैडल पीक है वो किस में है, नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान। उसके बाद ये जो है वो मिडिल अंडमान में, डियावलो मिडिल अंडमान में। और जो कोयोब है वो किस में है, साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में। और जो थुलियर है वो ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। तो बस हमारा काम बन गया। सैडल पीक हमने देखा नॉर्थ अंडमान में, तो ये सबसे पहले जाएगा इसके साथ, है ना। फिर दियावोलो पूछ रहे हैं ये, तो सा दिया आएगा, है ना, सेकंड में। तो इस हिसाब से नॉर्थ का क्या आएगा, मिडल आएगा। क्यों से कोयोब आएगा, यानी साउथ अंडमान। और थुलियर हमने देखा ग्रेट निकोबार में है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है। याद हो गया ये। और भी ट्रिक हो सकती है, बट ये सिंपल है, आप याद कर लोगे इजिली इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, वैसे ही बहुत सारे सवाल हैं इस पे, वो सब कुछ हम बैच पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन आप देखो तो एनसीईआरटी सही है। अब देखो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ओडिशा प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल आयरन ओर। दूसरा, झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। तीसरा, कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो इसमें जो सेकंड है ना, झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का, बड़ा ही ईजी स्टेटमेंट है, ये गलत है एक्चुअली। हम जब भी कॉपर पढ़ते हैं तो हम एमपी, राजस्थान वाले रीजन ही पढ़ते हैं मोस्टली, है ना। बट झारखंड का भी सिग्निफिकेंट प्लेस है, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। तो ऐसा आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। तो मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और जो राजस्थान है ना, उनमें लार्जेस्ट डिपॉजिट है। तो आंसर यहाँ पे ए होगा। अगर लार्जेस्ट डिपॉजिट वो पूछेंगे और अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछेंगे तो मध्य प्रदेश होगा। 2 अलग अलग बातें होती है, डिपॉजिट अलग होता है और जो प्रोडक्शन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो सेकेंड आप एलिमिनेट करोगे, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर क्या आ गया, C 1 and 3। पहला सही है, ओडिशा प्रोड्यूस करता है मोर देन हाफ, अप्रॉक्स 55% जो है टोटल आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। और ये हमने कई बार डिस्कस किया है, क्योंकि ये रिपीटेड चीज़ें हैं, कई बार ऐसे सवाल मिनरल्स पे पूछे आते हैं। फिर कर्नाटक कह रहे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, ये बात भी सच है। तो आंसर यहाँ पे 1 and 3 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कौन सा जो स्टेट है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक? तो आंसर इसका डी है, कर्नाटक। इजी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। 70% से ज़्यादा कॉफ़ी अकेले कर्नाटक ही प्रोड्यूस करता है। एक सवाल पूछा गया यहाँ पे सीआईएसएफ में, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, यूट्यूब पे भी हमने एनालिसिस करी थी इस वीडियो की। आई गेस 18 मार्च था वो, है ना, 18 मार्च 2024 को। आप देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको वीडियो, सीआईएसएफ की ज्योग्राफी एनालिसिस। इसमें ना ये जो क्वेश्चन है, वेल ड्रेन रिच फ्राइबल लोम कंटेनिंग गुड डील ऑफ मिनरल्स, टेम्परेचर बिटवीन 15 to 28, और जो रेनफॉल है वो 150 से 250, और अल्टीट्यूड वेरिएशन 600 से 1600 मीटर का हो। तो इसमें ना हमें या बहुत लोगों को मोस्टली टी ही लगा, बट इसका सही आंसर है कॉफ़ी होगा। थोड़ा बहुत बस डिफरेंस है टी और कॉफ़ी में। जैसे वैसे ये क्वेश्चन का जो सोर्स है वो कुछ रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह आती है, उनसे उठाया गया है कि जो कॉफ़ी प्लांट हैं उनमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर होता है, जिनमें जो टेम्परेचर वेरिएशन है 15 से 28 है, और जो रेनफॉल वेरिएशन है 150 से 250 सेंटीमीटर है। इसमें फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सनशाइन वगैरह नहीं देखने को मिलता है। मतलब उससे वो बेटर तरीके से नहीं ग्रो कर पाएंगे। अगर ड्रॉट वगैरह है वो भी इंजरियस है कॉफ़ी के लिए। स्टेगनेंट वाटर जो वो हार्मफुल है, और ये जो क्रॉप है वो हिल स्लोप में ग्रो होता है, यानी हाइट ऊंचाई पे 600 से 1600 मीटर के बीच। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए यहाँ पे जो आंसर है वो कॉफ़ी सही है। टी में थोड़ा वेरिएशन ये है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी कंडीशन, बट थोड़ा वेरिएशन ये है कि जो ये रिच फ्राइबल लोम कह रहे हैं वो नहीं, थोड़ा एसिडिक टाइप का सॉइल रिक्वायर्ड होता है। बाकी सिमिलर सी ही कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो खैर अभी हमने यहाँ पे सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन कंप्लीट करे। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप टॉपिक वाइज तरीके से PYQs कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।